नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के विषय में। मौर्यकाल की सामाजिक स्थिति के विषय में हमें जानकारी मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि मौर्य काल में वर्ण आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, इस पर प्रकाश डाला गया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी वर्णों के लिए भिन्न भिन्न व्यवसाय भी निर्धारित किए गए। मौर्यकालीन शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न संज्ञा देते हुए उन्हें आर्य कहा गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये वर्णन किया है कि जो उस समय के शिक्षक गण हुआ करते थे और यज्ञ करने वाले पुरोहित होते थे, साथ ही साथ जो वेदों का पठन पाठन करने वाले ब्राह्मण होते थे, उनको ब्रह्मदेय नामक भूमि दान में दी जाती थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए वार्ता कहा है कि शूद्रों का वर्ण धर्म है, वर्ण व्यवसाय है वार्ता, और वार्ता के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य च वार्ता, अर्थात कृषि, पशुपालन और वार्ता इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता की संज्ञा दी गई है। ये तीनों जो कर्म हैं ये शूद्र वर्ण के कर्म हैं, ऐसा वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत थे, उन्होंने मौर्य दरबार में रहते हुए अपनी पुस्तक इंडिका लिखी और इंडिका में उन्होंने भारत के उस समय की संपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इसमें भारतीय समाज को भी दर्शाया है और भारतीय समाज उस समय 7 भागों में बटा हुआ था, ऐसा मेगास्थनीज अपनी पुस्तक में बताते हैं। और जो भारतीय समाज के उस समय में प्रचलित 7 वर्ग मेगास्थनीज अपने हिसाब से देख पाए भारतीय समाज में, वो इस प्रकार से थे। सबसे पहला था दार्शनिक वर्ग, दूसरा था आपका किसान वर्ग, तीसरा अहीर वर्ग, चौथा कारीगर या शिल्पी वर्ग, पांचवा सैनिक वर्ग, छठवां निरीक्षक वर्ग और सातवां सभासद। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, जो कि इस प्रकार से थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं की जो स्थिति थी स्मृति काल की तुलना में, स्मृति काल यानी जिस समय स्मृतियां लिखी गई, मनुस्मृति के विषय में आप सभी जानते हैं, तो स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी और इस समय पुनर्विवाह प्रचलन में था, साथ ही साथ नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। पुनर्विवाह यानी कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो वह दोबारा विवाह कर सकती थी, इसको पुनर्विवाह कहा जाता है। नियोग प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित एक मुख्य प्रथा थी। जब कोई विवाहित स्त्री है और निसंतान रहते हुए उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने ही कुल के या अपने पति के ही गोत्र के, अपने ही परिवार के किसी देवर के साथ संबंध स्थापित करके संतान प्राप्त कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। तो ये दोनों ही प्रथाएं इस समय प्रचलन में थी। महिलाओं के विषय में एक और तथ्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो महिलाएं उस समय घर से बाहर नहीं जा पाती थी उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था। मौर्य काल में कुछ महिलाएं वैवाहिक सूत्र में न बंधते हुए स्वतंत्र जीवन यापन करती थी और इन महिलाओं को गणिका या वैश्य कहा जाता था। और कुछ वैश्याएं स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाती थी। इन महिलाओं
रूपा जीवा कहा जाता था, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दासों के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के विषय में आज की परिचर्चा पर इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला और स्थापत्य के विषय में। मौर्य काल में कला और स्थापत्य जो है 2 भागों में बांट करके हम इसको देख सकते हैं, एक राजकीय कला और स्थापत्य और दूसरा लोक कला और स्थापत्य। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद।